हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ को। पिछले एक हफ्ते के अंदर जो भी जगह न्यूज़ में रही है और जो भी ज़्यादा रेलेवेंट है उसको हम इसमें कवर करेंगे। जो पहली न्यूज़ है वो है एक जॉइंट वेंचर की, जो वेदांता ग्रुप जो इंडियन कंपनी है उनका हुआ था फॉक्सकॉन के साथ, जो एक ताइवान की प्रीमियर सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका ये जो जेवी है अब वो निरस्त हो गया है, ये इन्होंने कैंसिल कर दिया है। ये एक बड़ा धक्का है एक तरह से इंडिया की जो सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ की संभावना थी उसके लिए। कहानी है सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो हर एक जो भी आज डिवाइस यूज़ करते हो, चाहे आपका टेलीविजन हो, चाहे आपका मोटरसाइकिल हो, चाहे आपकी कार्स हो, चाहे आपकी एयरक्राफ्ट हो, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक बड़ा रोल सेमीकंडक्टर्स का होता है और उनका प्रोडक्शन मेजरली कहीं होता है तो वो होता है ताइवान में। और ताइवान के अलावा इस रीजन में एक मेजर प्रोड्यूसर चाइना भी है, जिसका कई सारे अदर एस्पेक्ट जो सेमीकंडक्टर्स के साथ प्रोड्यूस होते हैं उन पे उसकी मोनोपोली है। तो इंडिया चाहता है लगातार कि इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोड्यूस कर पाए। इसके अंदर भारत ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम में भी इसको जोड़ा गया था। कई प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा, वेदांता, रिलायंस, इन सब ने बोला था कि वो इस पर पुश करेंगे ताकि इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस किए जा सकें, क्योंकि बहुत मात्रा में सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट इंडिया को होती है। एक रीज़न है कि इंडिया जितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है उसमें एक बड़ा जो वॉल्यूम है, बड़ा पैसा जो है वो उसके पीछे लगता है। जब कोविड हुआ था तब क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई में बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए जितनी आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जितनी आपकी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग कुछ समय के लिए रोकना पड़ गया था क्योंकि ये कमी थी सेमीकंडक्टर्स की। इसलिए ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन हो इंडिया में भी, और उसके लिए कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत टैक्स रिबेट्स और प्रोत्साहन दिया जाता है सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री को इंडिया में सेटअप करने के लिए। तो फॉक्सकॉन उसकी एक मेजर कंपनी है ताइवान की। ताइवान का शेयर ऑलमोस्ट 60 से 70% का जो प्रोडक्शन है ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स का वो ताइवान में ही होता है, और जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें तो ऑलमोस्ट 90% केवल ताइवान में ही उसका प्रोडक्शन होता है। ताइवान चाइना के बढ़ते हुए झगड़े को देखकर कई दुनिया को ऐसा लग रहा है कि कभी अगर इनकी जंग की वजह से सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन रुक गया या जो ग्लोबल सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो पाए तो क्या होगा। उसके कॉन्टेक्स्ट में ही ज़रूरी है कि एक मोनोपोली ना रहे और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन होता, कि दुनिया की सप्लाई चेन जो है वो सेफ गार्डेड रहे। इसलिए इंडिया चाहता है कि एक की प्लेयर बनना सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन में भी। तो इसकी बात होगी तो ताइवान के ऊपर हमने पहले भी बात करी है। आई होप आपको याद होगा, पिछले हफ्ते या पिछले से पिछले हफ्ते हमने इसके ऊपर बात की थी। ताइवान और चाइना का रिविजन चेक करते हैं आपको कितना याद है, अगर आप ये वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं तो। एक शब्द आता है ROC, एक शब्द होता है PRC। दोनों में क्या डिफरेंस है? PRC मतलब कौन सी कंट्री, ROC मतलब कौन सी कंट्री। ROC मतलब होता है क्या, आई होप आपको याद हो, रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं किसको? ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। PRC मतलब होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो आज की आप कम्युनिस्ट चाइना देख रहे हैं उसका नाम PRC है। क्यों ये डिवीजन है? क्योंकि एक समय में यहाँ पर एक सिविल वॉर हुई थी KMT, कमिंगटोंग पार्टी के खिलाफ, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके विरुद्ध, जिसमें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको हरा कर, खदेड़ कर भेज दिया था फर्मोसा या ताइवान के आइलैंड पर, जहां इन्होंने कहा था कि हम अपना यहाँ पर ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर आके क्यों नहीं इन्होंने कब्जा किया इसके ऊपर? क्योंकि इनको वेस्ट का सपोर्ट था, अमेरिका और उनके देशों का सपोर्ट उनको प्राप्त था। इसलिए वो सारे जो कमिंगटोंग पार्टी उनके वाले लोग थे यहाँ बस गए, और वेस्ट ने कहा था यही असली चाइना है और कम्युनिस्ट चाइना नकली चाइना है। यानी उन्होंने कहा था PRC जो है, जो कम्युनिस्ट वाला चाइना नकली चाइना, असली चाइना ताइवान ही है। लेकिन समय के साथ सबको एहसास हुआ और अमेरिका के संबंध भी सुधरे चाइना के साथ, और तब जाकर ये सर्वसम्मति बन गई कि हाँ, असली चाइना ये PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही असली चाइना है, जिस पे कम्युनिस्टों का कब्जा है। इसी में और डिटेल में चीज़ें जो हैं वो थी, वन चाइना पॉलिसी कहाँ लागू होती है, ठीक है, क्या है वन चाइना पॉलिसी, क्या आपको याद है? वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या होता है? कहाँ पर वन चाइना 2 सिस्टम वाली बात की जाती है, 1 स्टेट 2 सिस्टम। 1 स्टेट 2 सिस्टम लागू होता है किस किस जगहों पर? मकाओ में, हांगकांग में और मकाओ में। ये रहा मकाओ, ये रहा हांगकांग। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ऐसा कहता है कि दुनिया के सभी देश केवल एक ही चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं, एक ही चाइना को मान्यता दे सकते हैं, और वो चाइना केवल कम्युनिस्ट चाइना है, विच इज़ PRC। तो यानी ताइवान को वो कहते हैं इसको आप चाइना का दर्जा नहीं दे सकते, ये एक अभी हमारे से पृथक ज़रूर है, हमसे दूर ज़रूर है, पर इवेंचुअली हमसे ही मिल जाएगा। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और क्यों ताइवान रेलेवेंट है ये भी डिस्कस किया था कि 2
आइलैंड चेन है, एक फर्स्ट आइलैंड चेन है जिसमें आपका जापान आता है, ओकिनावा, ताइवान, फिलीपींस आता है, जिसमें ताइवान एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो सेकंड आइलैंड चेन है वो 2 आइलैंड चेन है जहां पर विवाद चल रहे हैं चाइना के लगातार देशों के साथ। और फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन में जो देश हैं वहां अमेरिका, यूएस का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वहां यूएस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो जगह स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, और वहाँ उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के साथ है। और ये सारी कंट्रीज जो यहाँ पर हैं, चाहे फिलीपींस, चाहे चाइना, चाहे ताइवान, इन सब के साथ यूएसए के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। और इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होने की वजह से ही चाइना हमेशा सकते में रहता है कि क्या ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी या फिलीपीन सी पर उसका कब्जा या उसका दबदबा रह पाएगा या नहीं। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मेरा आपसे सवाल है, क्या साउथ कोरिया फर्स्ट आइलैंड चेन की कंट्री है या नहीं है? फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकेंड आइलैंड चेन क्या है, इसका क्या महत्व है, ये कौन से देशों की बात करता है, जो किसके करीब है? निश्चित रूप से वो अमेरिका के करीब है। तो ये हमने पहले भी समझा था, आई होप आपको याद होगा ही होगा। लोकेशंस कहाँ पर सी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, कहाँ पर वेस्टर्न पैसिफिक है, कहाँ पर कुरिल आइलैंड्स हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए, हमने डिस्कस किए थे। और इसी को लेकर एक अलायंस भी हुआ था, पहले न्यूज़ में था, चिप 4 अलायंस, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान के बीच में, जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग पर चिप की काम करना शुरू कर चुके हैं ताकि ये चाइना की मोनोपोली को उस पर तोड़ा जा सके। आगे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ओनली आईएएस में कई लोगों को दिक्कत, हमें कई स्टूडेंट्स ने ऐसी बातें की गई जहां उन्हें सीसेट कवर करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए इंडिया के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ओनली आईएएस लेके आया है यूपीएससी सीसेट माइस्ट्रो 2024 प्रोग्राम, जिसके अंदर केवल अभी ऑनलाइन अगर आप लेना चाहें तो 4000 में आपको ये कोर्स मिलता है, जिसकी क्लासेस 24 जुलाई से स्टार्ट है, जिसके अंदर आपको 6 महीने के अंदर हर हफ्ते सिर्फ 3 क्लासेस करनी है। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस का, डेली सीसेट के मिनी टेस्ट होंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस होंगे, आपके पास पीपीटीज होंगी, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज़ होंगी। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जहां बहुत कम टाइम देते हुए आपको हफ्ते की बस 3 क्लासेस देनी है और 6 महीने के अंदर आपका सीसेट साइड बाय साइड खत्म हो जाएगा। ये आपके लिए ऋषभ सर लेके आ रहे हैं और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस 24 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं और इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। तो ज़रूर आप इसको देखेंगे। अगर आपको सीसेट, आपकी एक कमजोरी अगर है, आपको डाउट आता है सीसेट को लेके, तो उससे बिल्कुल फ्री हो जाएं, क्योंकि टाइम के साथ हमने देखा सीसेट मुश्किल होता ही जा रहा है। तो एक स्पेशल प्रोग्राम है जो हमने लॉन्च किया है जिन स्टूडेंट्स को भी सीसेट को लेकर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। चिप 4 अलायंस की बात हमने कर ली थी। उसी लेक्चर में हमने ये भी देखा था कहाँ पर ताइवान स्थित है, ताइवान के आसपास कौन से आइलैंड्स हैं, अगर पेंगू आइलैंड बोला जाए तो वो कहाँ पर है, अगर आपसे पूछूं मैं कि ताइवान स्ट्रेट कहाँ है, ईस्ट चाइना सी कहाँ है, पैसिफिक कहाँ है, लुजोन स्ट्रेट कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस मैप को देख के, इस इमेज को देख के याद आ जाती हैं। ये हमारी कोशिश थी पिछले लेक्चर में भी कि आप याद रखो कहाँ कुरिल आइलैंड्स हैं। कुरिल आइलैंड का विवाद किसके किसके बीच में, मेरा सवाल है आपसे, बताइए। कुरिल आइलैंड को जापान में क्या कहते हैं आप मुझे बताइए। ताइवान में जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? और ये सारे सवाल आप कमेंट में लिख सकते हैं आंसर करके। आई होप आपको याद होंगी चीज़ें, हमने हाल ही में इसको पढ़ा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पर याद रखिए जो की टॉपिक न्यूज़ में था वो किस लिए था। वो था कि जेवी, जॉइंट वेंचर वेदांता और फॉक्सकॉन का नहीं हो पाया। लेकिन ये एग्जाम्पल है कि भारत की अभी तक एम्बेसी नहीं है ताइवान में। इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ताइवान के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस हैं। तो ये समझने वाली बात है, कभी कभी आपको बिना स्टेट टू स्टेट, बिना डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए हुए भी आप काम कर सकते हो, अपने व्यापार और अपने संबंधों को और मजबूत कर सकते हो, जो भारत लगातार कोशिश करता है ताइवान के साथ करने के लिए। एक टॉपिक जो न्यूज़ में था वो था लमका चूराचंदपुर के नाम से। ये एक ही जगह के 2 नाम है। चूराचंदपुर कहाँ पर है मैं आपसे पूछूं, न्यूज़ में काफ़ी टाइम से, तो वो मणिपुर में लोकेटेड एक जगह है। क्यों न्यूज़ में रही वो हमें पता है, कुछ वायलेंस भी वहाँ देखा गया है। और असल में इस जगह का नाम अभी चूराचंदपुर है, जो एक वहाँ के महाराजा है उसके नाम पे ये इस जगह को 1921 में नामकरण किया गया। लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारी, एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन कुकी ग्रुप की है। और कुकीज़ की एक लड़ाई हुई थी, एंग्लो कुकी वॉर 1917-1919 के बीच में, जिसमें उन्होंने एक विद्रोह किया था और उस समय में इसको लमका के नाम से जाना गया था। इसको जो कुकी ट्राइब है वो यहाँ लमका के नाम से ही चाहते थे कि यहाँ पर रहे। और ये विवाद हुआ क्यों था, लड़ाई जो एंग्लो कुकी कॉन्फ्लिक्ट था वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो कुकी पॉपुलेशन थी उसने मना कर दिया था कि वो जो कुकी ट्राइब है उसने कहा था कि हम नहीं लड़ेंगे ब्रिटिशर्स की तरफ से, और वर्ल्ड वॉर 1 में भी उन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इसी वजह से वहाँ पर एक जंग की स्थिति हो गई थी, जहाँ कुकीज़ ने जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी थी। और इसी जंग में को हम कई नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेट कुकी रिबिलियन, कुकी अपराइजिंग, या एंग्लो कुकी वार, या फिर ज़ोगाल। तो
लमका मणिपुर से रिलेटेड है। जोगाल, जोगाल किससे संबंधित है? लगातार हम कुकीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो न्यूज़ में है। तो कुकी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वाज कॉल्ड एज जोगाल, और इसी को ग्रेट कुकी रिबिलियन, कुकी अपराइजिंग या एंग्लो कुकी वॉर भी कहते हैं। तो कहाँ पर जगह है चूराचंदपुर? तो मणिपुर में है, जिसका नाम लमका रखने को लेकर लगातार डिमांड है। कहाँ पर है चूराचंदपुर? तो ये रही वो जगह, आपको दिख रहा होगा, इसी को लमका भी कहते हैं। इसको डिमांड लगातार बढ़ रही है लमका को लेकर, जो एक पॉलिटिकल अब इशू, एथनिक इशू बन गया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा लमका चूराचंदपुर कहाँ पर है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, और जोगाल क्या है। आई होप आपको याद हो। फिर अगला टॉपिक जो न्यूज़ में था वो था इंडोनेशिया। अभी हाल ही में निकल को लेकर बहुत तबाही मची हुई है। मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कार की बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा रोल होता है निकल का। तो निकल में जैसे जैसे दुनिया ग्रीन व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो जा रही है, उतनी ही ज़्यादा हमें निकल की ज़रूरत पड़ेगी। और दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडोनेशिया, जिसके ऊपर और दबाव पड़ रहा है कि वो और ज़्यादा निकल का प्रोडक्शन करें। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है उसको वो कैसे मैनेज करें, ये चीज़ें सवाल के घेरे में आ गई हैं। जो चीज़ें हमारे नाम की है, वो काम की है, वो ये है कहाँ पर निकल का बिगेस्ट सोर्स है, इंडोनेशिया में। भारत के संबंध इंडोनेशिया के साथ कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या हमें और सुधारने चाहिए? बिल्कुल सुधारने चाहिए। क्यों? अभी तक जब भी हम इंडोनेशिया को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं किस पर्सपेक्टिव से? हम पढ़ते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि क्या वहाँ के साथ भारत के पाम ऑयल को लेकर रिलेशंस हैं, या भारत वहाँ पे सबांग पोर्ट बना रहा है जो इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के खिलाफ। लेकिन इंडोनेशिया का ये भी एक रेलेवेंस है कि निकल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो और इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि चाहे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनने के लिए। और वो हब अगर इंडिया बनना चाहता है तो इंडिया को सिक्योर करना पड़ेगा निकल इंडोनेशिया से। तो भारत इंडोनेशिया संबंधों में एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। इंडोनेशिया में कहाँ मेजर जो माइंस है, उनमें से जो चीज़ न्यूज़ में है वो है लबैंगिकी आइलैंड्स। तो लबैंगिकी आइलैंड्स कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया में है। ये आइलैंड क्यों न्यूज़ में थे? फॉर निकल एक्सप्लोरेशन। तो निकल कहाँ सर्वाधिक मिलता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कौन सा आइलैंड है? तो वो है लबैंगिकी आइलैंड, जो न्यूज़ में रह रहा है। किस रिगार्डिंग? फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योर निकल। अब इसी बात को जब हम पढ़ रहे हैं तो समझते हैं इंडोनेशिया की स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस क्या है। एक तो पहली बात आपको पता है कि ये बहुत करीब है इंडिया के, और यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मलक्का स्ट्रेट, जिसे चाइना के लिए एक कहा जाता है गले की फांस है। ये मलक्का स्ट्रेट में चाइना का मलक्का डायलेमा है, क्योंकि यहाँ से चाइना की 60% ऑफ जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो उनका मर्चेंडाइज है ऑलमोस्ट, वो यहाँ से पास होता है 60% के आसपास। तो इसीलिए मलक्का स्ट्रेट जो बहुत अंडमान निकोबार के करीब है, इस पर अगर इंडिया कभी भी कब्जा जमा ले तो इंडिया चोक कर सकता है चाइना को, चाइना के एनर्जी रिक्वायरमेंट को चोक कर सकता है। इसी मलक्का के मजबूरी से निकलने के लिए चाइना सीपैक पे काम कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, ताकि पाकिस्तान से होते हुए वो सीधा जो पर्शियन गल्फ है वहाँ से अपना ऑयल लेके ज़मीन के रास्ते चला जाए, उसको मलक्का स्ट्रेट से ना गुजरना पड़े। कहाँ स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट? ये देखिए, जब आप वर्ल्ड में आप देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ ऊपर आपका अंडमान निकोबार इस साइड है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ एक पॉइंट पे सिर्फ 16 किलोमीटर के आसपास का ही बन जाता है जगह। यहाँ से शिप्स पास करते हैं जो चाइना जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर अपनी नेवी भेज दी और उसे रोक लिया तो चाइना का सारा सप्लाई, चाइना की सारी एनर्जी को आप रोक सकते हो, ताकि चाइना के गुड्स को यहाँ से ना गुजरना पड़े। इसलिए चाइना पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट पे काम कर रहा था। एक पूरा का पूरा सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया, ताकि विद इन द लैंड रूट वो चाइना से पीओके होते हुए चाइना पहुंच जाए, जो चाइना का एनर्जी ऑयल मंगवाना है या फिर उनका कुछ गुड्स है वो सब। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट, भारत के लिए डिप्लोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंटेन चाइना। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो है सुंडा स्ट्रेट, जिसका वेस्टर्न एंट्रेंस इंडोनेशिया ही कंट्रोल करता है। फिर लोम्बाक स्ट्रेट है जो जावा सी को बाली सी से कनेक्ट करता है, यहाँ भी इंडोनेशिया का कंट्रोल है स्ट्रेट के ऊपर। फिर नाटुला आइलैंड जो न्यूज़ में थे, नातुना आइलैंड की खास बात यह है यहाँ बहुत सारा ऑयल और गैस रिजर्व है, और ये साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, जिस पूरे इलाके को चाइना अपना सी मानकर क्लेम करता है। तो मलक्का स्ट्रेट कहाँ है? ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सुंडा स्ट्रेट कहाँ है? ये रहा सुंडा स्ट्रेट। देखो ये रहा सुंडा स्ट्रेट, ये ऊपर मलक्का आ गया, यहाँ पर आपका लोम्बॉक का इलाका आ गया। तो ये समझ लें आप, लोम्बॉक, सुंडा, मलक्का, ये तीनों यहाँ आ गए। और जो आपका नाटुना आइलैंड था, ये नाटुला आइलैंड है। अब ये देखिए, ये इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है नाटुना, लेकिन नाटुना पर भी कभी कभी चाइना क्लेम कर देता है कि वो उसका इलाका है साउथ चाइना सी का पार्ट होते हुए। इसीलिए जो एक महत्वपूर्ण आइलैंड है नाटुना आइलैंड, जो नॉर्थ नाटुना सी में आता है, वो विवाद इंडोनेशिया और चाइना के बीच बन जाता है। तो कहाँ नाटुना आइलैंड है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पर सुंडा स्ट्रेट है? कहाँ पर आपका ये
लॉम्बॉक का इलाका है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है, सुंडा स्ट्रेट कहाँ पर है, ये चीज़ों की क्लैरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है। और कहाँ पर लोकेटेड है ये सब है साउथ ईस्ट एशिया में। इंडोनेशिया किस ग्रुप का पार्ट है? इंडोनेशिया आसियान का पार्ट है। आसियान के कितने मेंबर्स हैं? आसियान के 10 मेंबर्स हैं। क्या आपको याद है वो 10 मेंबर्स कौन से हैं? अगर आपको याद नहीं तो अभी आपको याद करना चाहिए। आसियान के 10 मेंबर कौन कौन से हैं? CLMV आपको पता है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, और कौन सी कंट्री है? यहाँ आपको मैप में कुछ दिख रहा है? कौन सी कंट्रीज हैं जो पार्ट है आपके साउथ ईस्ट एशिया का जो ग्रुप है आसियान, जिसमें 10 देश है? क्या इसमें थाईलैंड आएगा? तो इस तरह से ये आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। सिंगापुर इसका पार्ट होगा या नहीं होगा? तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, अगर EU की बात कर लूँ तो बहुत सारी कंट्रीज़ हो जाती हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर आसियान याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इंडिया के बॉर्डर से स्टार्ट कर सकते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, और इस तरह के जो बाकी देश हैं जो भी साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, जो भी साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है और इसका पार्ट नहीं है, वो भी पता होना चाहिए। क्या साउथ कोरिया इसका पार्ट है? क्या फिलीपींस इसका पार्ट है या नहीं? तो ये सब पता होना चाहिए। फिलीपींस ऑब्वियसली इसका पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या ब्रूनी इसका पार्ट है या नहीं? ऑब्वियसली ये भी इसका पार्ट है। तो क्या साउथ कोरिया इसका पार्ट है? नहीं है। तो जो 10 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप आसियान के बारे में पढ़ें तो आसियान की कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए, 10 की 10। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो है RCEP में कौन कौन सी कंट्री हैं? 10+5 इज़ RCEP। ईस्ट एशिया समिट होता है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। शायद उसमें आपकी 18 कंट्रीज़ हैं, 10+8। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपका नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें न्यूज़ में है वो कौन कौन सी पता लग गई। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सी कंट्रीज़ आसियान का पार्ट है। CLMVTS कौन कौन सी कंट्री हुई है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। कितनी कंट्रीज़ हुई? ब्रूनी। अब कितनी कंट्रीज़ हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी 10 कंट्रीज़ हैं जो आपके आसियान की मेंबर है, जो सारी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं। अगर मैं आपको RCEP बताऊं तो इसमें जो और 5 कंट्रीज़ आती हैं वो हैं चाइना, जापान, और कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। इसमें पहले एक और कंट्री थी जो नेगोशिएट करी थी इंडिया, वो अब इसका पार्ट नहीं है। तो जैसे भी जो भी कंट्री अगर आपकी साउथ ईस्ट एशिया की आती है उसका नाम याद रखना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा इंडोनेशिया की रेलेवेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर है सबांग पोर्ट, जहाँ जो इंडिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जिससे इंडिया कोशिश कर रहा है टू कंटेन चाइना। चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया के आसपास बना रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक मोती की माला, जिससे भारत को वो गला घोटने की कोशिश कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत एक नेकलेस ऑफ डायमंड बना रखा है, जहां चाबहार के पास एक पोर्ट है, डोकम ओमान में एक पोर्ट है, अजम्पशन आइलैंड में, सबांग इंडोनेशिया में, चांगी सिंगापुर में, वियतनाम में, जापान में, मंगोलिया में। यहाँ इंडिया प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक लैंड पोर्ट की स्थापना करने की कोशिश है। तो यहाँ चाबहार है और यहाँ जस्ट इधर ही आपका जो आपका ग्वादर पोर्ट है वो है। और ग्वादर से होते हुए आप जो चाइना का रूट जाता है कासगर में, इसे कहते हैं सीपेक। ये सीपेक रूट बनाया कि ताकि यहाँ से कोई भी ऑयल वॉयल लेके जाना हो चाइना को, तो सारा ऑयल वॉयल यहाँ से लेके सीधा अंदर वो ज़मीन के रास्ते चला जाए, उसको घूम के यहाँ ना आना पड़े, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास, ताकि उसकी सिक्योरिटी को कोई थ्रेट ना पहुँचे। तो ये पूरी कहानी है कि क्यों इंडोनेशिया इतना रेलेवेंट है कि इंडिया वहाँ से सबांग पोर्ट का एक्सेस इंडिया को मिल जाए। सबांग पोर्ट डेवलप कर रहा है इंडिया, तो इंडिया को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है इंडिया की, नेकलेस ऑफ डायमंड की, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो और न्यूज़ में थी वो है जनरल ऑफ जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, इसके जनरल आके इंडिया के प्रेसिडेंट से मिले। तो पहली बात, मुस्लिम वर्ल्ड लीग क्या है? क्या ये कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं और कितने मेंबर हैं इसके? तो पहली बात तो ये कोई मेंबर वाला ग्रुप नहीं है, ये एक NGO है। और ये NGO बेस्ड कहाँ है? तो सऊदी अरेबिया में बेस्ड है। सऊदी अरेबिया में मक्का में बेस्ड है, और सऊदी अरेबिया इसको प्राइमरीटली फंडिंग करता है। इसका कहना है कि ये मॉडरेट वैल्यूज़ जो कुरान और सुन्ना में दी गई हैं उसको और ज़रा विश्व भर में पहचानना चाहता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी मुस्लिम वर्ल्ड लीग की बात हो, इसका मतलब ये नहीं कोई एक देशों का समूह है। ये असल में एक NGO है जो एक
एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ताकि मॉडरेट इस्लाम दुनिया में फैल सके। इसकी मेंबरशिप ज़्यादा जगहों पर इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का मेंबर है, यूनिसेफ का मेंबर है और इकोसॉक में एक ऑब्जर्वर की स्थिति पर अभी है। तो इस वजह से मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर से मिले आके इनके जो इनके सेक्रेटरी जनरल थे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के, और कहा इस पे ये जाता है कि सऊदी अरेबिया द्वारा फंडेड है और सऊदी अरेबिया का ही प्रोपेगेंडा ये पुश करती है। तो यहाँ कन्फ्यूजन ना रहे मुस्लिम वर्ल्ड लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में। वहाँ पे देशों का समूह है, ये केवल एक देश में स्थित एक NGO है। किस देश में? तो सऊदी अरेबिया में। कहाँ? मक्का में। काफ़ी आसान है इसको याद रखना। इतनी जगह तो हमने डिस्कस करी, और एक और जगह जो न्यूज़ में थी वो थी साउथ पोल। साउथ पोल धरती का नहीं, चांद का, जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 पहुँचा है। क्यों ये इतना न्यूज़ में रहता है? क्या खास बात है साउथ पोल की? पहली बात, ये एक ऐसा जगह है जहाँ बहुत सारे क्रेटर्स हैं और ये क्रेटर्स लगातार शैडोड रहता है, यानी कभी इन तक सनलाइट नहीं पहुंचती। जैसे पोल्स पर 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो जो मून का साउथ पोल है वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर पानी बर्फ़ की फॉर्म में फंसा हुआ मिल सकता है, आइस ट्रैप, क्योंकि कभी वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं है, तो हमेशा बहुत ठंड रहती है, तो यहाँ आइस होने की संभावना है। प्लस इसी के आसपास है एटकिन बेसिन। एटकिन बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है जो मून पर है, और कहा जाता है कि कोई इम्पैक्ट हुआ था जिसकी वजह से बेसिन यहाँ बना। तो जब आपसे एटकिन बेसिन की बात की जाए तो ये कंफ्यूज मत करिए कि ये इंडिया में है, USA में, या कैसी जगह पर है। एटकिन बेसिन कहाँ पर है? ये है मून पर, और वो भी साउथ पोल जो मून का है वहाँ पर। इसके अलावा जो मैग्नेटिक एनामोलीज है वो यहाँ बहुत ज़्यादा प्ले आउट होती हैं। वाटर आइस की संभावना यहाँ देखी जा रही है। एक सबूत मिला कि वहाँ पर परमानेंट क्रेटर बने हुए और यहाँ पर वाटर आइस हो सकता है, जिससे कि भविष्य में अगर मून को एक्सप्लोर किया जाए तो वहाँ बहुत सी संभावनाएं बनती हैं हर देश के लिए और भारत के लिए भी। ये वो 4 नाम आपको याद करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर है और क्या इसकी रेलेवेंस है। एक बार देखते हैं वो इलाका। ये है आपका साउथ पोल, ये आपका एटकिन बेसिन, इस पे SPA बेसिन भी कहते हैं। कौन सी चीज़ वहाँ जा रही है? ये है एक क्रेटर, वो जा रही है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 एक 3 स्टेज का इंजन है, जहाँ आपके फर्स्ट स्टेज में 2 स्ट्रैप ऑन रॉकेट्स हैं, स्टेज 2 में 2 विकास इंजन है, और थर्ड स्टेज में एक क्रायोजेनिक इंजन है, जिसके थ्रू चंद्रयान 3 जो यहाँ ऊपर प्लेस्ड होता है, ये इसको लेकर एक उड़ान भरेगा, और उड़ान भर चुका है और पूरी तरह से लैंड भी कर ही जाएगा ऑब्वियसली। तो चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंद्रयान 3 किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSLV Mach 3, GSLV Mach 3 वो सैटेलाइट है, यहाँ नाम पता है। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है? एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर है, रोवर है। रोवर ज़मीन पे इससे उतरेगा और फिर वो एक्सप्लोर करेगा। इसका की एस्पेक्ट क्या होगा कि भाई स्टडी करना जो मून का सदर्न पोल रीजन है उसको, और ये एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ी सक्सेस होगा अगर इंडिया सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो एक रोवर पिछले बार भी उतारने की कोशिश इंडिया ने की थी जो फेल हो गया था चंद्रयान 2 में। तो चंद्रयान 3 इसलिए एक बड़ा ही मेजर एक स्टेप है इंडिया का, बहुत कम बजट में किया गया एक बहुत बड़ा प्रयोग है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको पता हो कि कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ाए गए, जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको याद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं पहली चीज़ याद करने के टाइम में कि कहाँ पर है लमका चूराचंदपुर, तो आपको याद है या नहीं? कौन सी लोकेशन है वो आपको पता है या नहीं? तो जो इंपॉर्टेंट इलाके ऑब्वियसली उनको याद करना बड़ा ज़रूरी है और वो आपको याद होने भी चाहिए। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था ज़ौगाल, वो किस जगह को कहते हैं, ठीक है। आपको एटकिन बेसिन कहाँ पर है पता है या नहीं है? और एक चीज़ और देख लें, जब हम इंडोनेशिया को देखते हैं तो एक इंडिया की डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी कहते हैं कि जहाँ इंडियन ओशन को अगर आप देखो, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन में अगर आप गौर करो तो इंडिया ने पोर्ट्स इस तरह से बनाए हुए हैं कि 2 हुक की तरह बनते हैं। इस हुक में अलग अलग जगहों पर आइलैंड है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, जहाँ पर इंडिया अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रहा है अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर, ताकि चाइना को इसमें फंसा ले। दोकम में है, रियूनियन आइलैंड में चाइना फ्रांस के बेसिस हैं, फ्रांस के साथ इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। मॉरिशस में डिगो ग्राशिया USA का बेस है। ये कीलिंग आइलैंड में आपका ऑस्ट्रेलिया का बेस है। सबांग में इंडिया डेवलप कर रहा है। अंडमान निकोबार इंडिया का खुद का ही इलाका है। तो यहाँ एक आपको डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी भी मिलती है, जहाँ चाइना को फंसाने की कोशिश की जा रही है कि अगर उसने इंडिया के खिलाफ कदम उठाए तो उनको रोका जा सकता है। एक न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट अभी इस हफ्ते है बट वी हैव नॉट कवर्ड, वो है फ्रांस में जो परेड हुई थी, बेस्टिल परेड, वो हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि अभी वो न्यूज़ थोड़ी सी डेवलप हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।